बताऊं, मैंने आपको बताया था। अब मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि प्राचीन समय में भारत विश्व की जीडीपी का कितने प्रतिशत उत्पादन करता था। लगभग में आप एक संख्या बताइए। हमने आपके वर्तमान चाइना से भी तुलना करके आपको बताया था कि जब भारत में अन्य लोग नहीं आए थे तो भारत पूरे विश्व का एक चौथाई या हम कहें 24% टू 25% प्रोडक्शन करता था। तो भारत तो बहुत अच्छा था। और उस समय अगर भारत की तुलना हम अन्य यूरोपीय देशों से करें तो कोई भी यूरोप का देश ऐसा नहीं था जिसके उद्योग धंधे भारत के मुकाबले अच्छे हों या भारत की तुलना में भारत से ज़्यादा अच्छे हों। यानी भारत एक सोने की चिड़िया था। भारत में उद्योग धंधे, यहाँ जो व्यापार था आपका वो खूब फल फूल रहा था। अरब देशों के साथ में यूरोप तक स्थल मार्ग से खूब व्यापार होता था। खूब मुनाफा भारत के लोगों को होता था। भारत के लोगों के पास में करने के लिए काम था, रोजगार था, उन सब के पास में आपका इंडस्ट्रीज थी। ठीक है। तो अंग्रेज सरकार ने इसको कैसे फिर नष्ट कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया आप जानती हैं। यहाँ का जो आपका रॉ मटेरियल होता था, उस रॉ मटेरियल को जब यहाँ से लेके जाते थे तो उस पर तो टैक्स होता था नाम मात्र का। जैसे कि तीन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ उदाहरण दे करके। जैसे एक तो इसमें क्या था, सूती वस्त्र थे जो कॉटन के थे, सूती वस्त्र थे आपका। एक इसमें जो भी रेशम के बने वस्त्र होते थे, रेशम के वस्त्र होते थे आपका। ठीक है। सिल्क के जितने भी होते थे, या आपका जितना भी गर्म कपड़ा होता था, गर्म वस्त्र यानी कि जितने भी वूलन क्लोथ्स होते थे, तो इन दोनों पर तो आपका 3.5% टैक्स होता था। और गर्म वस्त्रों पर अंग्रेज सरकार कितना टैक्स लगाती थी, 2% का टैक्स। ये क्या था, जो भारत से साथ ही क्या होता था, निर्यात होता था। भारत से निर्यात होता था, यानी कि अंग्रेज ही यहाँ से निर्यात कर रहे थे। हाँ या ना, यस और नो। हाँ जी भैया, हम इस बात को समझते हैं। यानी यहाँ से तो सस्ते में लेके जाते थे। और जब ये सामान मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लंदन में ब्रिटेन से होकर के जब वापस भारत में आता था, इंडिया वापस आता था, तो इन्हीं पर टैक्स क्या हो जाता था, सूती वस्त्रों पर 10%, रेशमी वस्त्रों पर आपका 20%, और गर्म वस्त्रों पर आपका इंपोर्ट टैक्स लगता था 30%। तो कैसे भारतीयों से एक लूट हो रही थी और कैसे भारतीयों ने अपने इन वस्त्रों के काम को करना छोड़ दिया और त्याग दिया। या यूं कहें तो लाखों लोग इस देश में बेरोजगार हो गए। लाखों लोगों के बेरोजगार होने की स्थिति में अब उनके पास में एक विद्रोह जैसी भावना ही आएगी। यदि आप किसी से उसका रोजगार छीन लेंगे तो फिर वो कल को विद्रोह करेगा, या उसके संसाधनों को आप छीन लेंगे तो उसके मन में आपके प्रति एक द्वेष की भावना पैदा होगी। हाँ या ना, हाँ या ना बताएंगे सारे लोग। सारे लोग जवाब देंगे। दूसरा बात, दूसरी क्या बात थी, दूसरा था इसमें लिखना प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, सबसे प्रमुख कारणों पर बात करेंगे। छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं। प्रशासनिक कारण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स क्या थे, एडमिन रीजन्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स क्या क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स जो थे उसमें प्रमुख था आपका नंबर 1 लिखना, जितने भी भारत के जागीरदार थे उनसे इन लोगों ने क्या कर लिया था, व्यवस्थाएं छीन ली थी। जागीरदारों, आप जानते किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। जो तालुके होते थे, गांव होते थे, उनमें जो मुखिया होते थे, ठीक है, उनके बहुत जगह अधिकार छीन लिए गए। राजवंशों में आप जानती हैं इन लोगों ने रेजिडेंट बिठा दिए। राजवंशों के विशेषाधिकारों को हटा देना, तो वो एक वर्ग भी क्या हो गया, इनके खिलाफ हो गया। विशेषाधिकारों को हटा देना, ये भी एक प्रमुख कारण बना। रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ जागीरदार, तालुकदार एंड डायनेस्टीज। रिमूवल ऑफ समझ रहे हैं ना दोस्त। हाँ भैया, एक एक वर्ग देखेंगे आप। एक तो मजदूरों का वर्ग इन्होंने खिलाफ कर दिया यहाँ पर, और अभी जागीरदारों का। प्रिविलेजेस ऑफ जागीरदार्स, जागीरदार्स, तालुकदार्स, तालुकदार्स एंड डायनेस्टीज। डायनेस्टीज, राजवंशों के अधिकारों को जब इन्होंने छीना। ठीक है, एक कारण तो ये हुआ प्रशासनिक कारण। दूसरा, हमारे यहाँ के लोग फारसी भाषा को जानते थे। मैंने कहा हमारे यहाँ पर जो भाषा चलती थी उस समय पर, जैसे आपका भारत में आपका दिल्ली सल्तनत रही मुख्य स्थानों पर आपका, फिर बाद में मुगलों का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया। तो मुगलों की भाषा कौन सी थी, जरा आंसर करें। मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो सबका आंसर आएगा फारसी। तो उस समय पर भारत में क्या था, जगह जगह पर एक तो संस्कृत, अरबी और फारसी, ये तीन भाषाएं ऐसी थी जो प्रचलन में थी। और अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, जब मैकाले आया, हमने कल आपको बताया, मैकाले ने क्या कर दिया,
या आपका जो कोर्ट की भाषा थी उसको बदल करके बेंटिक के समय पर क्या कर दिया गया आपका, तो उन सबको बदल करके आपका कर दिया गया भैया अंग्रेजी। तो जो जनमानस था उसको तो वो प्रोसेस समझ में नहीं आया, उसकी अंग्रेजी भाषा पर कोई ऐसी पकड़ ही नहीं थी, तो इससे भी एक विद्रोह हुआ। ये भी एक प्रशासनिक कारण माना जाता है। फारसी भाषा के स्थान पर, फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा, स्थान पर अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ पर्सियन, इंस्टीड ऑफ पर्सियन, यानी पर्शियन भाषा की जगह इन्होंने, तो एक विद्रोह पैदा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? आप बताइए, एक विद्रोह पैदा होगा या ना होगा? आप कहेंगे हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ रहे हैं स्टूडेंट, एकदम सही जवाब आपने दिया है जी भैया। एक लैंग्वेज भी एक रीजन रहा। तीसरा, तीसरा सबसे प्रमुख कारण था धार्मिक और सामाजिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, उसके धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे? रिलीजियस एंड सोशल रीजन्स, रिलीजियस एंड सोशल सोशल रीजन्स क्या थे? जैसे सबसे प्रमुख है इसमें आपका सती प्रथा का अंत। तो क्या सती प्रथा के अंत से सभी लोग खुश हुए? कल क्या समझाया था मैंने आपको? एंड ऑफ सती सिस्टम, एंड ऑफ सती सिस्टम, एंड ऑफ सती सिस्टम। तो सती प्रथा खत्म हो जाने से सभी लोग खुश नहीं हुए। कुछ लोगों को लगा कि हमारे जो धर्म है, हमारा जो वैदिक धर्म है, या हमारे जो वेद कहते हैं उसके अनुसार जो बातें सही हैं, उन सब के खिलाफ ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जबकि मैंने कल आपको बता दिया कि किस तरह वेदों की भाषा को भी समय के रहते रहते बदला गया था। बात समझ गए? तो इससे एक वर्ग समझा कि हमारी अपनी जो कस्टम्स रीति रिवाज उनको खत्म कर रहे हैं। एक साथी इसमें विधवा पुनर्विवाह किसके समय पर आपका ड्राफ्ट किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के टाइम पर आया। सती प्रथा का अंत किसके समय पर हुआ था? अधिनियम का लागू होना, ये साथी आपका लागू हो गया था कैनिंग के समय पर, ड्राफ्ट बना था डलहौजी के समय पर। तो जो विडो रिमैरिज एक्ट था, यानी कि महिलाएं आगे जीवन में बढ़ें और फिर से वो शादी कर सकती हैं, उनको अपवित्र ना माना जाए, तो इससे भी भारतीयों के अंदर एक रोष पैदा हुआ कि भाई हमारे रीति रिवाजों को ये लोग आपका काउंटर कर रहे हैं। तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन था 1845 का, 1845 का जेल अधिनियम, जेल अधिनियम, 1845 का जेल अधिनियम, जेल एक्ट 1845, एक एक्ट आया था, ये भी एक रीजन था। देखो विडो मैरिज एक्ट कब आया है? 1856 में, ये बड़ा है, लागू भी 1856 में हुआ। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। तभी से जो जन आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा था। 1845 का जेल अधिनियम क्या था? देखो इसमें ये होता था कि आपका जो खाना बनता था जेल में, तो अब तक तो वो खाना जो है आपका, भाई कैदी तो आप समझते हैं ना, व्यक्ति किसी अपराध के लिए जेल में ठूस दिया जाता था अंग्रेजों के समय। अपराध करे ना भी करे तो ये तो किसी को भी अंग्रेज मारपीट कर देते थे, किसी को भी ये जेल में बंद कर देते थे। और जो जज होते थे उस समय, यूरोपियन जज होते थे, वो भी अंग्रेजों की तरफदारी करते थे। लेकिन जेल में जाने के बाद में जो खाना था वो मुख्यतः उस समय पर ब्राह्मण आदि जो कैदी होता था उससे बनवाया जाता था। लेकिन एक 1845 में एक आपका लॉ आया, उसके अनुसार क्या हुआ कि भाई जो खाना है ना, खाना अब जो है एक समूह के द्वारा, और जिसमें सभी व्यक्ति होंगे उनके द्वारा बनाया जाएगा। अब आप सोचिए प्राचीन भारत में क्या रहा होगा? प्राचीन भारत में तो ये रहा कि अगर किसी और के यहाँ का खाना आपने खा लिया तो आपकी जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, या किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति के द्वारा बना खाना आपने खा लिया तो आपकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इस तरह की जो मानसिकता लोगों के अंदर खूब मतलब बलबती थी, बहुत जोर शोरों से उनके अंदर निवास करती थी। तो अब क्या होगा जब ये नियम आया कि भाई खाना अब सब बनाएंगे? तो 1845 में ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो जेल से छुट कर के आता था
अगर एक गरीब व्यक्ति हुआ करता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, उसको उसकी जाति से बहिष्कृत मान लिया जाता था कि इसने जो अंदर खाना खाया है वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा बना हुआ खाना खाया है। तो इस सब का कारण कौन है? इस सब का कारण हम थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी? आप मुझे बताएं एक बार। तो आप कहेंगे कि भैया इस तरह की चीज़ें चल रही थी। 1845 का जेल अधिनियम हो गया, एक कारण था। एक प्राचीन समय में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। मैं आपसे पूछूंगा, भारत में ईसाई पादरियों को आने की छूट किस एक्ट से मिली थी? जो ईसाई मिशनरी यानी ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आ सकते थे, तो उसकी छूट जो मिली थी, तो आपको याद होगा 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में क्या कहा गया था? ईसाई मिशनरी अब भारत आ सकते हैं अपने धर्म प्रचार के लिए, और सारा जो गुड़ गोबर किया भारत की सभ्यता का, वो किया इन ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरी का भारत आगमन, भारत आगमन। अब इन्होंने बहुत सारे बहाने ढूंढे। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई कैसे भी करके यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमान है इन सभी को ईसाइयत में बदलना है। इनका मुख्य टारगेट था कि कैसे भी करके भारत को जो है एक ईसाई देश बनाना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए आतुर थी। तो यहाँ पर जितने भी ईसाई मिशनरी आए उन्होंने खूब खुले तौर पर आपका हिंदू मुस्लिम आलोचना शुरू की। हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए, यहाँ के अंधविश्वासों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए। यहाँ के आपका, और सही भी था, कुछ अंधविश्वास थे, और आप किसी व्यक्ति को तार्किक रूप से उस अंधविश्वास के बारे में बताएंगे तो आप समझेंगे, या सभी लोग समझेंगे कि हाँ ये तो अंधविश्वास है। तो जो भोला वाला व्यक्ति है वह आकर्षित हो जाता है दूसरी तरफ। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जो भी आपका चीज़ें थी उन सब के ऊपर इन्होंने काउंटर किया, और कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की आलोचना इन्होंने बड़े स्तर पर शुरू कर दी, खुले मंचों से। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, जैसे हम अभी अंधविश्वास के ऊपर बात कर रहे थे, तो अंधविश्वास तो आप समझते होंगे, यानी कि एक ऐसा विश्वास जिसका कोई तर्क ना हो, उसी को हम अंधविश्वास कहते हैं। जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊं, तो उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि जो भारत में, या WHO के अनुसार, पहले रिपोर्ट पर हमने जब डाटा पढ़ा तो WHO के अनुसार ये था कि पूरी दुनिया में लगभग 1.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो सांप के काटने से जिनकी मौत हुई पिछले वर्षों में। और अगर पिछले वर्ष की हम बात करें तो पिछले वर्ष जो मौत हुई सांप के काटने की वजह से, उन मौत का जो आंकड़ा है, डेथ का आंकड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है 81,000। और उसमें भारत में जो मौत हुई हैं आपका, उसमें से 80% लगभग, नहीं पिछले वर्ष 81,000, उससे पिछले वर्ष था, पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो उसमें डेटा था वो आपका लगभग 63,000 ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन उसमें से 80% यानी 50,000 के आसपास मौत भारत में पिछले वर्षों में। अब भारत में जो सांप के काटने की वजह से मौत होती है उसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या समझते हैं? तो आप समझेंगे कि सबसे बड़ा रीजन है उसमें कि लोग आज भी इस मानसिकता के शिकार हैं कि जिसको सांप ने काट लिया है उसको किसी सपेरे के पास ले जाओ। अभी तो हालांकि लोग थोड़े से अवेयर हुए हैं, बहुत जगह मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं तो लोग अस्पताल ले जाते हैं, नहीं तो कहाँ ले जाते हैं? किसी बाबा के पास ले जाते हैं, किसी सपेरे के पास ले जाते हैं कि वो इसको दूर कर देंगे। इवन ऐसा भी कई जगह देखा गया कि कई जगह तो मंदिर प्रचलित है, जैसे कि एक महिला को एक सांप ने काटा, तो ये है कि इस मंदिर की परिक्रमा आप कर लेंगे, और तो इस मंदिर की परिक्रमा के अंदर कोई सांप भी नहीं आता, और इसका अगर परिक्रमा आप कर लेंगे तो वो महिला को जब सांप ने काट लिया वो उस मंदिर पहुंच गई, तो वहां जा करके उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपने देखा होगा कई जगह ये कहते हैं कि इस जगह पर जो है सांप का काटा हुआ व्यक्ति नहीं मरता है। ये सुनी होंगी आपने इस तरह की कहानी, या नहीं सुनी? इस जो सीमा है इसके अंदर सांप नहीं काटता है, या इस यहाँ पे सांप काट ले तो मरता भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सांप की प्रजातियां हैं, जैसे कि दुनिया में आपका तो ये कहा जाता है कि उनमें से सिर्फ 25% ही जहरीली हैं। 75% जहरीले सांप होते ही नहीं है। हो सकता है उस देश की या उस जगह की, उस स्थान की भौगोलिक व्यवस्थाएं ऐसी हो कि वहाँ के सांपों में जहर ही ना हो। पॉसिबल है ना कि वहां पर सांप काट भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये विश्वास पैदा कर लें कि इस इलाके में सांप के काटने से मौत नहीं होती तो जहरीला सांप भी काट लेगा तो मौत नहीं होगी। तो ऐसे जहां पर मान्यताएं थी वहां पर जब सांपों ने काटा तो लोगों की डेथ हो गई। अब लोगों की डेथ हो गई तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो ईश्वर की कृपा में कमी हो गई, यहाँ तो डेथ नहीं होती थी। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए, सर्वदंश समिति वगैरह इन सब के द्वारा। तो उन्होंने लोगों को समझाया जा करके गांव गांव में कि आप इसके लिए प्राथमिक उपचार करें, आप अंधविश्वास का शिकार ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे यहाँ पर तो इस मंदिर की परिसीमा में सांप ही नहीं आता।
तो वो सांप उन्होंने ले जा करके प्रयोग करके लोगों को दिखाए कि ये देखिए, आप कोई चूना मिट्टी वहाँ पे वो डालते थे कि इसमें सांप नहीं जाएगा, उन्होंने उस चूना मिट्टी को डाला और सांप सारे एंटर कर गए आसानी से। तो लोगों के भ्रम ऐसे ऐसे दूर करने पड़ते हैं प्रयोग के द्वारा, तर्क के द्वारा। तो बहुत सारे लोग प्रयोग करते भी हैं जो लोगों के अंधविश्वास को खत्म करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तो वो चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जो उसके मस्तिष्क में वर्षों तक, शताब्दियों तक उसके मस्तिष्क में जो चीज़ पहुंचाई गई हो, तो वो यूं ही नहीं त्याग कर सकता है। तो यही अंधविश्वास होता है। तो ईसाई मिशनरी भारत में आए और खूब इन्होंने आलोचना की भारत में जो अंधविश्वास चल रहे थे, धर्मों में फैले अंधविश्वास थे, उनके खिलाफ। इसी में इन्होंने एक आड़ बनाया स्त्री शिक्षा को। इन्होंने कहा कि भाई अब हम भारतीय जिम्मेदार थे, हम महिलाओं को जो है आपका जो निचले वर्ग में या कहें तो हम निम्न वर्ग की महिलाओं को तो पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। हम आपको आधुनिक भारत में बताएंगे सावित्री भाई फुले जी ने क्या योगदान दिया है इस देश को, कैसे उन्होंने इस देश को दिशा दी या महिलाओं को दिशा दी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा के नाम पर स्कूल खोले और वहाँ पर जब ये बुलाते थे तो वहाँ की प्रार्थनाओं में कहा जाता था तुम्हारा ईश्वर कौन है, और बच्चों से बुलवाया जाता था बदले में ईसा मसीही। तो उन बच्चों के ही माइंडसेट को अंग्रेज सरकार क्या है थोपने लग गई थी। उन बच्चों को जबरन सिखाया जाता कि तुम्हारा ईश्वर कौन है, तो ईसा मसीह तुम्हारा ईश्वर है, ये सब कह करके उनको बढ़ाया जा रहा था। ठीक है। और ईसाई मिशनरी भारत में आए तो क्या खोले इन्होंने, भारत में आकर के बहुत सारे स्कूल्स खोले और उन स्कूल्स में इन्होंने क्या कर दिया, बाइबिल का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। बाइबिल का अध्ययन, बाइबिल का जो अध्ययन था, यानी सबको बाइबिल पढ़ना पड़ेगा, तो बाइबिल का अध्ययन होने लगा, बाइबिल को ये लोग पढ़ाने लगे। कहने का मतलब है कि मस्तिष्क से यानी मानसिक रूप से उनको ईसाई बनाने की प्रक्रिया चल गई। तो इस देश में जो लोग इंटेलेक्चुअल वर्ग था, यानी कि इस देश में जो शिक्षित वर्ग था, वह भी इसका विरोधी बना और उसने देखा ना किस तरह से ये सरकारें प्रयोग कर रही हैं अपने। दूसरा कारण क्या था शिक्षित वर्ग के विरोध का, आपको मैंने बताया था कि कार्नवालिस तो भारतीयों से एकदम नफरत करता था, वह तो भारतीयों को अयोग्य समझता था। लेकिन बेंटिक के समय पर 1833 के एक्ट में क्या कहा गया था, 1833 के एक्ट में ये कहा गया था कि योग्यता ही सेवा का आधार होगा। बोलो हाँ या ना, ये हमने बताया था आपको पिछली क्लास में। योग्यता ही सेवा का आधार होना चाहिए। एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस, ये ही आपका आधार होना चाहिए, ये बात कर दी थी। लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार ने इसको अपनाया था, आप कहेंगे नहीं, ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ कागजी तौर पर इसको कहा और भारत में जितने भी शिक्षित लोग थे उन सबको अनुमन जो नौकरियां उनको मिलनी चाहिए थी या उनकी योग्यता के अनुसार जो उनको मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिल रहा था। एक शिक्षित वर्ग इस बात को लेकर के भी विरोध में था कि भाई आपने जब 1833 के एक्ट में कह दिया कोई भी आपका धर्म, कोई जाति, कोई लिंग या फिर आपका कोई रूप या फिर रंग इसके आड़े नहीं आएगा, योग्यता के आड़े नहीं आएगा, फिर हम शिक्षित भारतीयों को क्यों अच्छे पदों पर नहीं पहुंचा जाने जा रहा। अब इसके बहुत सारे कारण थे। खुद ब्रिटिश सरकार तो चाहती ही नहीं थी और ब्रिटिश सरकार की जो मीडिया थी वो भी नहीं चाहती थी। जैसे राजा राम मोहन राय के बेटे थे तो उनको बंगाल सिविल सर्विसेज में एक पद दे दिया गया, एक उच्च पद दे दिया गया। तो उस समय के ब्रिटिश अखबारों ने खूब आलोचना की कि इस तरह तो और भारतीयों के अंदर भी डिमांड बढ़ेंगी और भारतीय कल को मांग करने लगेंगे उच्च पदों की, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों का जो सम्मान है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं सारी चीजों को। पांचवा कारण क्या था, अंग्रेजों के प्रति सम्मान। अंग्रेजों के प्रति सम्मान, अब अंग्रेजों के प्रति सम्मान आप जानते हैं, अंग्रेजों ने जहां कहीं भी अपने रेस्टोरेंट्स बनाए वहां पर भारतीय नहीं जाते थे। आपने खूब देखा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश जो है वर्जित है। अब इस तरह की मानसिकता थी अंग्रेजों की कि अपने उन जो क्लब्स थे, उनके रेस्टोरेंट्स थे, वहां पर भारतीय नहीं जाते थे। और अगर कोई अंग्रेज अधिकारी होता था, सैनिक हो चाहे असैनिक अधिकारी हो, यानी कोई गोरा हो, तो उस गोरे व्यक्ति को सम्मान देना जरूरी था। आप चाहे अपनी गाड़ी में जा रहे हो, चाहे आप अपनी बाइक पे, साइकिल पे जा रहे हो या बैलगाड़ी में जा रहे हो, अंग्रेज अधिकारी यदि आपके सामने आ गया तो आपको उतर के उसको झुक के सम्मान देना होता था। और अगर आप सम्मान नहीं देते थे तो अंग्रेज अधिकारी खूब मारपीट करते थे। और कई बार तो ऐसे उदाहरण देखे गए कि हमारे देश के नागरिकों को पीट पीट करके मार दिया गया और बाद में जब उन्होंने न्याय की गुहार लगाई तो उस न्याय की गुहार में उनकी कोई सुनवाई नहीं। ये हाल हमारा रहा। ये धार्मिक और सामाजिक कारण रहे।
ठीक है, समझ पाए? थम्स अप करके मुझे बताएं। अब हालात समझना, इन अंग्रेजों ने भारतीयों के अंदर जो बीज बोया है, या बोले जिस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं, तो किस तरह से वो भारत को खोखला कर रहे थे वर्षों वर्षों तक। ठीक है, आप साथी अगर मैं बात करूं तो साधारणतः आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये हम लोगों के पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएं। हमको सिर्फ नहीं समझना है कि उनके शासनकाल में क्या क्या प्रयोग हुए। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, और आपकी आत्मा क्षुब्ध हो उठेगी अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो आप उस दर्द को समझ रहे होंगे। पॉलिटिकल पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? एक तो आप जानते ही हैं, वेलेजली की सहायक संधि। मैंने कहा था इसने भारत में अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया। इसकी थी सहायक संधि, जो सब्सिडरी पॉलिसी थी। मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा, सब्सिडरी पॉलिसी के अधीन सबसे पहले किसको हड़पा गया था? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा, एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाया था? सबसे ज़्यादा तो बेड़ा गर्क इसी ने किया कि भारतीयों को बच्चा गोद तक नहीं लेने दे रहा था, डलहौजी। ठीक है, सहायक संधि किसकी थी? वेलेजली। वेलेजली। तो जब भारतीयों के आपका ये सेना एंटर करा देते थे, मैंने बताया सब्सिडरी पॉलिसी से एक अंग्रेज रेजिडेंट रखते थे, सेना देते थे, सेना को बढ़ाते चले जाते थे। अंग्रेज जब उस अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी सेना का जब वो राजा नहीं कर पाता था, तो उसके क्षेत्र को ले लेते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का है। इसकी पिछली ही क्लास में हमने सारा विवरण आपको दिया कि किस तरह अंग्रेजों ने अपनी मंशा को पूरा करने के लिए अपने ही नियमों को, जो गोद लेने की स्वीकार्यता उन्होंने दी थी, उसको कैंसिल कर दिया। बखूबी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ जी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी एक राजनीतिक कारण बना, क्योंकि आपको पता है ये डलहौजी का कार्यकाल मुझे बताएं 1848 से 56, इसके जाने के एक वर्ष बाद ही तो 1857 की क्रांति हो गई थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया एक कारण। यहाँ पर आप बात बोले तो जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे उनका अपमान ये करते थे। सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, डिसरेस्पेक्ट ऑफ, डिसरेस्पेक्ट ऑफ, डिसरेस्पेक्ट ऑफ ऑनरीज, ऑनररी पीपल। जो सम्मान के लायक व्यक्ति थे, सम्मान के लायक व्यक्ति से क्या समझेंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा जागीरदार, तालुकदार, इन सबको तो खत्म उन्होंने कर ही दिया। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जैसे कि मुगल सम्राट था, मैंने आपको बताया था अंतिम मुगल सम्राट का नाम आप मुझे बताइए। अंतिम मुगल सम्राट जिसने 1837 से 1857 तक शासन किया था, उसका नाम है बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर, या बोले तो जो मुगल शासक थे, वो सब आपका रहते थे लाल किले में। तो लाल किले में आपका जब कैनिंग आया, कैनिंग कैनिंग डलहौजी के बाद में आएगा, हम आपको पढ़ाएंगे कैनिंग। 1856 से लेकर के डलहौजी के जाने के बाद में कैनिंग आया था 1856 से 62, यानी कि जब आपका 1857 का संग्राम हुआ तो कैनिंग भारत में वायसराय था। दोनों के वर्ष आप याद रख लेना, इस समय बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। तो कैनिंग ने यह कह दिया था कि भाई जो लाल किला है आपको खाली करना होगा, और इसके बाद में कोई भी आपका मुगल सम्राट नहीं होगा, यानी बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट हैं, और बहुत जल्दी अब उनको उनसे शासन छीन लिया जाएगा। अब देखिए भारत में जो भावना थी, क्योंकि जब भारत में आए सब लोग, मुगल शासक आए, तो मुगल शासक क्या यहाँ के पैसे को लूट करके कहीं बाहर देश में भेज रहे थे? हाँ या ना? आप सबने समझा है मुगलों को उन्होंने क्या किया यहाँ पर आकर के। उन्होंने बेशक बहुत जगह, बहुत सारे शासकों ने अत्याचार किए अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जो उस समय की नीतियाँ होती थी, अधिकतर राजा उसी को करते थे। युद्ध होते थे और युद्ध में हानियां होती थी, लेकिन कोई पैसा उन्होंने भारत से बाहर नहीं भेजा, यानी भारत को खोखला करने का काम नहीं किया। तो वो जब यहाँ पर बस गए तो भारत के लोगों के अंदर ये भावना थी कि जो मुगल शासक हैं वो ये आकर के यहाँ बस गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई आपका जो मुख्य केंद्र है वो बाहर है और यहाँ से वो पैसा वहाँ भेजते हों, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन अंग्रेजों को वो क्या मानते थे? विदेशी मानते थे लोग, क्योंकि अंग्रेजों को विदेशी मानना एकदम से सही है, क्योंकि वो यहाँ पर बसने वाले नहीं थे। उनके तो अधिकारी आते थे और ट्रांसफ़र लग के कभी कहीं देश में, कभी कहीं भेज दिए जाते थे।
इसलिए भारतीयों के अंदर उनके लिए एक विदेशियों की भावना और हमारे राजाओं का जो आपका सम्मान नहीं उन्होंने किया वह भी एक कारण बना। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक आपका पेंशन पर रोक, बहुत सारे जो सम्मानित शासक थे पेंशन पर रोक, जैसे नाना साहब की पेंशन जो कि आपका मराठाओं के आपका वंशज थे, दत्तक पुत्र थे, क्या बोलेंगे इसको? हम बोल सकते हैं बैन ऑन पेंशन, बैन ऑन पेंशन। तो पूछ लिया जाता निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, आज भी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इस तरह के बहुत सारे आपका रीजन थे, जैसे कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम है चार्ल्स नेपियर। तो चार्ल्स नेपियर ने तो ये तक कह दिया था कि यदि मुझे 12 साल के लिए भारत की सत्ता सौंप दी जाए तो भारत में एक भी नरेश नहीं रहेगा, भारत में कोई भी निजाम का नाम नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब उस समय पर आ रहे थे तो भारतीय नरेशों को ये लगता था कि हमसे अब सब कुछ है हमारा छीनने की बारी आ चुकी है, अब पीक टाइम आ चुका है। ठीक है, एक सैनिक कारण क्या थे? सैनिक कारण ये भी लिखना, मिलिट्री रीजन्स क्या थे? सैनिक कारण, मिलिट्री रीजन्स क्या थे? मिलिट्री रीजन्स, सैनिक कारण क्या थे? ये हमने यहाँ पर राजनीतिक कारणों की बात की है। तो सैनिक कारणों में एक आता है आपका पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, टैक्स ऑन पोस्टल सर्विसेज। आप मुझे बताएं जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था डलहौजी के टाइम पर वो किस ईयर में आया था? तो आप कहेंगे भैया 1854 में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। अब से पहले क्या था कि उस पोस्टल में आपका ये होता था कि भाई 2 पैसे का खर्चा लिया जाता था यूं तो, लेकिन सैनिकों के लिए क्या था, ये पोस्टल सर्विसेज एकदम से फ्री थी, यानी सैनिकों को अपने किसी भी पोस्ट पर कोई खर्चा नहीं देना होता था। लेकिन 1854 में जब आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट आया तो भारतीयों को इसको पेड कर दिया गया, भारतीय सैनिकों के लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए नहीं, सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए। तो उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ। लिख लेना टैक्स ऑन पोस्टल सर्विसेज। एक एक यहाँ पर बात की गई समुद्र पार जाने की बात, समुद्र पार जाने की बात सैनिकों से की गई, टू क्रॉस द ओशियन। इसमें क्या दिक्कत है? टू क्रॉस द ओशियन, ये क्या विद्रोह की बात हो गई? तो ये दरअसल में एक सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया था 1856 में। कौन सा अधिनियम था? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, यानी कि आपका आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट एक आया 1856 में। तो चिंता की बात ये हुई थी कि उसमें पुराने सैनिकों के लिए नहीं था, वो था जितने भी नए सैनिक भर्ती होंगे उन नए सैनिकों को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। अब भारत में परंपरा ये थी कि कोई भी व्यक्ति यदि समुद्र पार यानी कि कहीं विदेश में कभी चला गया तो उसको उसकी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसको उसकी जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था, यानी कि उसको ये माना जाता था कि ये हमारी जाति का व्यक्ति अब नहीं रहेगा। ये भी एक अंधविश्वास है। आज देखिए, आज तो किसी को जाति से बहिष्कृत नहीं किया जाता। इवन विदेश घूमने जाना तो एक लग्जरी का प्रमाण आज माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जाकर के पेरिस से अपनी फोटो अगर पोस्ट कर दे तो ये माना जाएगा कि ये तो भैया बढ़िया एक अच्छा इसकी आमदनी हो रही होगी, एक धनी व्यक्ति है जो विदेश में जाकर के भी घूम पा रहा है, तभी तो घूमेगा व्यक्ति। तो पहले इस तरह के अंधविश्वास थे, और जब वो अगर कभी चला भी जाता था सैनिक तो उसको उसकी जाति से बहिष्कृत माना जाएगा। इनको दिक्कत क्या थी? जितने भी पुराने सैनिक थे उन वे क्यों विद्रोह करेंगे अगर नियम नए सैनिकों के लिए था? तो पुराने सैनिक विद्रोह इसलिए कर रहे थे क्योंकि सेना में जो भर्ती होती थी वो पैतृक आधार पर होती थी, यानी जो सेना में है कल को उनका बच्चा होगा, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारा बच्चा कल को सेना में भर्ती होगा, कल को उसको ये विदेश भेजेंगे, विदेश से आएगा तो हमारे बच्चे का जो है सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब क्या बोलेंगे आपका उसका विरोध करने लग गए। तो समुद्र पार जाने की बात ये भी एक कारण बन गया, याद रखना कि हमारे बच्चों की जाति कहीं ना खो जाए। अच्छा, तीसरा कारण क्या था? अपने आप ही इमेजिन कर लिया वो में प्रमुख, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, एक अफवाह थी। अफवाह समझते हैं? अफवाह किसी भी बात की फैल सकती है। रिमर्स, RUMORS, रिमर्स, अफवाह। अफवाह फैलती है इस बात की कि प्लासी के युद्ध में, जो प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी के युद्ध के, ये बस 100 सालों के लिए आए हैं, प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद ये लौट जाएंगे। दे विल रिटर्न आफ्टर 100 ईयर्स, ऐसी एक धारणा विकसित लोगों ने अपना आप कर ली। तो वो युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध? बताइए।
किस किस के बीच में हुआ था? आप अब एक एक बिंदु को जानते हैं क्योंकि आप क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और आपकी एक पकड़ होगी इस पर। तो आप जानते हैं सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत का कारण माना जाता है। तो अपने आप ही इमेजिन कर लिया कि 100 वर्षों के बाद में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, यानी जाने की बारी कब आएगी? 1857 में। ये सब कारण थे, तो समझ में आया कितने सारे कारण हो गए। लेकिन तभी इमीडिएट कॉज क्या हुआ, तात्कालिक कारण क्या हुआ कि भैया ये तो लंबे समय से सारी चीजें आ रही हैं, तात्कालिक कारण, एक इमीडिएट कॉज क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना घट गई कि ये सारी चीजें जो, ये तो मैंने आपको बताया, देखो किस किस वर्षों में है। किसी घटना ने जन्म लिया है आपका 1813 से शुरुआत हुई, कोई घटना 1829 की है, तो ये तो प्राचीन समय की घटनाएं हुई। अभी 1857 में एकदम से इंटेंस क्या हो गया? तो एक तो 1757 के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और एक तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण जो सबसे प्रमुख माना जाता है, जो कारतूस थे, कारतूस, अगर हम आपको भी बताएंगे, कारतूस भी छोड़िए, कहानी बताता हूँ मैं आपको। जो आर्मी का इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कुछ ही जगह थे इनके, जैसे एक जगह दमदम भी थी, डमडम जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पे आधुनिक इनका शस्त्रागार था जहाँ पर ये अपने मतलब तोप वगैरह इन सब की सर्विस करते थे, अपनी गन वगैरह इन सब को रखते थे। तो वहाँ पर एक बड़ी घटना घटी। इनके पास में जो राइफल होती थी उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? तात्कालिक कारण था कि एक राइफल जो अब तक ब्रिटिश सेना प्रयोग कर रही थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस राइफल के नाम जानते हो? किसी एक राइफल का नाम आप भी लिखिए। जैसे जो लोग यूपी पुलिस में हमारे साथी होंगे वो जानते होंगे, यूपी पुलिस में रहती है इंसास राइफल 5.56 mm। AK-47 आपने देखी होगी, AK-47 जो 7.62 mm होती है। पबजी वाले भी जानते होंगे, जो लोग पबजी खेलते होंगे। तो हरी गोली जो होती है वो 5.56 की होती है, जो रेड आपका बुलेट होता है वो 7.62 होता है, ठीक है, जो AKM में लगता है, AK-47 में। तो वही 7.62 mm यहाँ पर था। और इस ब्राउन बेस राइफल की जगह वो प्रयोग करे यहाँ पर इनफील्ड राइफल। क्या? इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। और ये इसकी जगह आपका 1856 की बात है, एक राइफल आई नई, और इसको लाया गया सबसे पहले कहाँ पर? डमडम कैंटोनमेंट में, डमडम छावनी, डमडम छावनी। और डमडम छावनी में क्या था, आप समझिए उस समय की ये घटना। तो एक आपका वहाँ पर एक सैनिक था, ये कहा जाता है कि उच्च जाति का एक सैनिक था, वो अपने लोटे में पानी लेकर के जा रहा था। तथाकथित उच्च जाति, उच्च और नीच कुछ नहीं होता है, उच्च और निम्न कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति आपके मन में कोई बात घर कर गई है और उसने अपने मन में ये है कि नहीं मैं तो इस व्यवस्था को मानूंगा ही, तो उसके लिए सब कुछ है। और अगर कोई मनुष्यत्व यानी कि मानवता के भाव अपने अंदर रखता होगा तो उसके लिए कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहते उच्च जाति का कोई सैनिक था, उसके हाथ में पानी का एक लोटा था। अब वहीं पर एक खलासी का काम करता था इस डमडम छावनी में, उससे पीने को पानी मांगा उसने। उसने कहा पीने के लिए पानी मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, उसको धमकाया कि तेरी जाति जो है वो निम्न है और तू इस पानी को पीने का अधिकारी नहीं है। उसने कहा अच्छा बेटे, पता चल जाएगा तुमको। अभी जो नई राइफल आई है ना, उसमें जो कार्टेज है, जो कारतूस है, जो गोली है, उसमें एक खोल है, उस खोल को मुंह से खोलना पड़ता था। और जो तुम खोल खोलोगे ना, वो उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो अब कल पता चलेगा तुम्हारी जाति का, तुम्हारे धर्म का। तो इस तरह से उसने जाकर के अपने सैनिकों की बताई ये बात जाकर के कि भाई इस तरह से बात चल रही है। और जाकर के इन्होंने क्या कर लिया है, तात्कालिक कारण यही बन गया। घटना क्या था, जो कारतूस थे, जो कार्ट्रिज थे, कारतूस में, क्या भैया ये सच में था या सिर्फ अफवाह थी? कारतूस में, और ये सच में है, इसकी पुष्टि की गई थी बाद में, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल। इसने जोर दे दिया इस घटना को, चर्बी का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल। क्या बोलेंगे इसको? बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ काउ, मिक्सिंग ऑफ काउ एंड पिग फैट इन, पिग फैट इन कार्ट्रिज, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज का मतलब कार्टेज में। तो इस तरह से ये घटना घटी आपका। और जब ये घटना घटी तो इसका जो है सबसे पहले जो विद्रोह किया, वो विद्रोह किया गया उस समय, जो घटना में बता रहा हूँ डमडम छावनी, तो इस घटना का विद्रोह हुआ। तो इसका विद्रोह कहाँ से होता है आपका? तो इसका विद्रोह किया 19वीं रेजिमेंट ने। इसने इसका विद्रोह किया 19वीं रेजिमेंट थी एक सिपाहियों की, रेजिमेंट, रेजिमेंट।
तो 19वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने पूछा, इसके बारे में सवाल किए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भी ये विचार नहीं किया कि भाई ठीक है, इसके बारे में कुछ विचार करके इसको बदल देंगे या कुछ आश्वासन दे दे। वो अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तुमको इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 19वीं रेजिमेंट। तो 19वीं रेजिमेंट को इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर भंग कर दिया। 19वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ठीक है, और 19वीं रेजिमेंट जैसे ही भंग हुई, इसके बाद में 34वीं रेजिमेंट, 34th रेजिमेंट, उसने इसके लिए आवाज़ उठाई। और 34वीं रेजिमेंट जो कहाँ पर थी, आपका बंगाल की रेजिमेंट है ये सब, ये थी बंगाल में रेजिमेंट, यानी कि इसको 34वीं इन्फेंट्री भी कहा जाता था। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना। और 34वीं इन्फेंट्री जो बंगाल में थी, इसको हम बैरकपुर छावनी के नाम से या बैरकपुर कैंटोनमेंट के नाम से भी जानते हैं। बैरकपुर कैंट लिख लीजिए, बैरकपुर छावनी। छावनी का अर्थ है आपका कैंट। तो यहाँ पर कौन सैनिक है, आपका मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जी यहाँ पर थे, और मंगल पांडे जी ने क्या किया, इसका विद्रोह किया खुले रूप पर, और अपने सैनिकों को इसके लिए बोला, भाई अब हमको अपने धर्म बचाने के लिए लड़ना होगा। तो ये जो घटना घटी आपका, उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने यहाँ पर एक रिवोल्ट कर दिया, एक विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह उन्होंने किया था आपका 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को। तो ब्रिटिश सरकार के अंदर एक सनसनी फैली कि भाई तुम ऐसा विद्रोह क्यों कर रहे हो। अंग्रेज अधिकारी पहुंचे, जिसमें कि आपका सार्जेंट बाग था। उन्होंने कहा, हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम इसका प्रयोग नहीं करोगे। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। बोला कभी तुम कर लो प्रयोग। उन्होंने उसके माथे पर गोली मार दी, और जैसे ही आपका यहाँ पर हत्या हुई तो मंगल पांडे को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम नहीं चलाएंगे इसको, हमने अपने धर्म का जो पतित हो रहा है हमारा धर्म, या उसका पतन नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर मंगल पांडे जी को यहाँ पर कहा जाता है कि जिन्होंने इस क्रांति की पहली गोली चलाई। किस डेट को चलाई गोली पहली, 29 मार्च 1857 को। के बदले में क्या मिला इनको, इसके बदले में इनको फांसी मिली, फांसी दी गई इनको। और ये फांसी जो हुई थी इनका, वो बहुत जल्दी दी गई इनको, 8 अप्रैल को। कब, 8 अप्रैल 1857 को, 57 को इनको फांसी दे दी गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इसको बात याद रखें। अच्छा, इसके बाद में सभी छावनियों में खबर पहुंचने लग गई कि भैया उस कैंट में ये हुआ है। बहुत सारे कैंट में क्या है, विद्रोह होने लग गया, और बहुत सारी छावनियों ने इसका विद्रोह किया। जैसे 24 अप्रैल को ये खबर पहुंची आपका, 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 को ये खबर